नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमीलाल कॉलेज हाजीपुर। आज के इस जेएलसी ऑडियो लेक्चर में बीए पार्ट 2 के अंतर्गत कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी पर चर्चा करूंगा। कहानी की विषय वस्तु तथा यह कहानी भारतीय समाज को क्या शिक्षा देती है, इस पर भी चर्चा करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण वही दिखाता है जो सामने होता है। कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, अन्य साहित्यिक विधाओं के माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है तथा समाज में हो रहे न्याय अन्याय, अच्छे बुरे कर्मों का सार्थक विश्लेषण किया जाता है। समाज को प्रगति के रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित किया जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी एक बुजुर्ग महिला की कहानी है। उसके पति देव को स्वर्ग सिधारे कलांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उस भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वे सब वादे धरे के धरे रह गए, जैसे दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति का वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थे, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उसके भतीजे बुद्धि राम का अपराध था या उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना कठिन था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री लाडली थी। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उस समय तक जब तक कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमंद साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि आज बूढ़ी काकी के कारण ही मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु अधिक व्यय का भय बना रहता। द्वार पर कोई भला आदमी बैठा रहता और बूढ़ी काकी अपनी राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाता। अंदर लाकर उन्हें जोर जोर से डांटता, फटकारता। लड़कों को वृद्धों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग दिखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भाग जाता, कोई इन पर पानी का कुल्ला फेंक देता। काफ़ी चीख मार कर रोती, लेकिन लोग समझते वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप व आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर जब बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी काफ़ी कुछ प्रयास करती बच्चों के हरकतों से बचने की। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। चारों तरफ उत्सव का माहौल है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कराह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्न पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललच रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिलता तो फिर उसे मिठाई और पकवान कौन खिलाएगा। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी, लेकिन अब सकून के भय से वह रो कर दूसरे का ध्यान भी नहीं खींच पाती। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होते चला गया और फिर वह हलवाई के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी तो वह आग बबूला हो उठी। खूब भला बुरा कहा। बूढ़ी काकी भी चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बूढ़ी काकी की किसी ने सूध नहीं ली। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान खा पीकर आराम कर रहे थे।
रह रह कर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती तो कभी सोचती, बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन दावत में रमा हुआ था। कभी कचौड़ियाँ याद आती तो कभी स्वादिष्ट रायता। एक लाडली के अलावा किसी को बूढ़ी काकी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी, प्रतीक्षा में थी अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। माँ को सोते देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पुड़िया लेकर काकी के पास पहुंची। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे उनकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले जाने को कहा। वहाँ परे टुकड़ों को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में लाडली से जुट्ठी पत्तलों के पास ले चलने को कहा। इस बीच रूपा की आंखें खुल चुकी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों को जूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अपितु उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा कि जिस बुढ़िया के जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसके लिए मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। प्यार से भोजन कराया और विनती की कि वह ईश्वर से प्रार्थना करे कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति ले रही थी। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है, जहां वृद्धजनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद भी उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जाता है। भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित किया है। धन्यवाद।